स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम NCERTs के सभी जो बुक्स हैं उनके चैप्टर्स को वीडियो वाइज जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री की बुक, और इसका ये पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अगर हम पास्ट को समझना चाहते हैं तो हमें उसका हम उसके बेस को क्लियर करना चाहते हैं तो NCERTs जो हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। अगर आप उसको समझ जाएं, उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो उसके अंदर वो बताई गई हैं, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आपका एक बेस क्लियर हो जाता है और इसके थ्रू आप आगे फिर चीज़ों को डीप में आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि हाँ ये क्या है और ये किस तरीके से इसको आगे बताया गया है। तो आज हम इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे और ये उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे इस वक्त इन क्लासेस में हैं, और उनके लिए मैं आपको अगर समझा रही हूँ तो मतलब ये ब्रीफ में मैं आपको इन चीज़ों को समझाऊंगी ताकि आपको चैप्टर को पूरा इतना समझने। कई बार होता है कि बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ते हैं फिर भी उनको वो पूरा चैप्टर क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं आता। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो 6-7 क्लासेस में हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये चैप्टर मैं आराम से क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो हम जान सकते हैं कि जैसे कि पहले के लोग क्या खाया करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या काम करते थे। लाइक हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे या फिर रूलर्स थे, ठीक है, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, मतलब बहुत अलग अलग तरह के लोग थे इन द पास्ट जो अपना जीवन यापन करने के लिए जो ये काम किया करते थे। सो हम ये भी जान सकते हैं कि उस टाइम के बच्चे किस टाइप की गेम्स खेला करते थे, किस तरह की स्टोरीज़ को सुना करते थे, किस तरह की एजुकेशन लेते थे। बहुत ऐसी चीज़ें जो हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में जो हमारे आज से बिल्कुल अलग हैं। और फिर हम ये जान सकते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर, मोस्टली जो लोग थे वो नदियों के किनारे रहा करते थे। लाइक सेवरल 100,000 ईयर्स अगो हम बात करें तो जितनी भी जो सिविलाइजेशंस थी, जो लोग थे, लोगों के जो विलेजेस वगैरह थे, जिनको हम कह सकते हैं कि जो जनपद वगैरह हुआ करते थे, वो सभी मोस्टली नदियों के किनारे हुआ करते थे ताकि उनका जो जीवन यापन है वो थोड़ा आसान बन सके उनको। तो बहुत जो पहले जो लोग हैं, मतलब अगर हम लोगों की बात करें तो वो लोग थे गैदरर्स, मतलब वो अपना खाना जो है वो इकट्ठा करते थे। वो जंगलों पर डिपेंड थे, वो फॉरेस्ट पर डिपेंड थे। फॉरेस्ट में जाकर वो लोग अपना खाना ढूंढते थे, जैसे कि फ्रूट्स थे और यहाँ तक कि वो एनिमल हंटिंग भी करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ठीक है। तो कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर वुमेंस और मेंस ने धीरे धीरे जो है क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, लाइक वीट एंड बार्ले, अराउंड 8,000 ईयर्स अगो, ठीक है। ये जो आप मैप देख रहे हैं इसके अंदर ये सभी नदियों को दिखाया गया है कि और इन नदियों के आसपास ही बहुत सारी सिविलाइजेशंस का विस्तार हुआ। जैसे कि ये इंडस रिवर है, ये सबसे फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका विस्तार इसी एरिया में हुआ। कुछ भाग इंडिया में आता है और कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में आता है। इस तरह से जो ये गंगा एरिया वाला गंगा रिवर वाला जो एरिया है, यहाँ पर मगध साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। तो और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये साउथ में जो है, यहाँ पर साउथ जो किंगडम्स थी उनका विस्तार हुआ यहाँ पर। तो इस तरह से नदियों के आसपास ही सिविलाइजेशंस का विस्तार हुआ। तो लोग जो थे वो शीप्स को पालना शुरू किया, उन्होंने गोट्स को पालना शुरू किया, मतलब एक तरह से कैटल रेयरिंग भी शुरू की लोगों ने, ठीक है। तो कई एरियाज़ ऐसे भी थे जहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुई। और जो विंध्यास है, ये देखिए जो विंध्यास रेंज है ना, ये मध्य प्रदेश में इस वक्त आती है। तो जो विंध्यास रेंज है वहाँ पर सबसे पहले राइस जो है उगाए गए थे, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई। कई सिटीज़ जो हैं वो नदियों के किनारे फ्लॉरिश होनी शुरू हुई। और लगभग अगर हम बात करें आज से 4-5 हज़ार साल पहले की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम ही शुरू हुई थी। और इस तरह से अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम्स की तो जो गंगा का जो साउथ वाला एरिया था वहाँ पर मगध एम्पायर शुरू हुई। आपको मगध एम्पायर के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसको मौर्य साम्राज्य ने संभाला। उसके बाद और भी कई रूलर्स आए जिन्होंने इसको आगे संभाला। तो इस तरह से जो कई एरियाज़ ऐसे हैं
जिसको हम जोग्राफिकली अगर हम समझें तो हम उसके थ्रू ये भी जान सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी सिविलाइजेशंस का विस्तार हुआ किस नदी के किनारे। और जो लोग हैं वो धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू हुए, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया। जो हिमालयाज़ थी, डेजर्ट्स थे, रिवर्स थे, इनकी वजह से लोगों की जो जर्नी है वो थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि उस टाइम कोई ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, तो लोग पैदल ही ट्रैवल किया करते थे। लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, क्योंकि वो लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे। कई लोग कन्क्वायर करना चाहते थे कि हाँ मुझे और भी एरिया को कवर करना है, और भी एरिया पर रूल करना है। और कई लोग जो थे वो कुछ नए रिसोर्सेज की तलाश में आगे से आगे निकलने लगे। तो इस तरह से लोगों ने आपस में जो कल्चरल एक्सचेंज करना शुरू किया, ठीक है। सो इस तरह से अपने लिवलीहुड की तलाश में लोग जो हैं वो इधर से उधर मूव करना शुरू हुए, ठीक है। और कई ऐसे रीजंस ये भी थे कि कई एरियाज ऐसे थे जो बिल्कुल ही प्रोन थे नेचुरल डिज़ास्टर्स को लेकर, जहाँ पर फ्लड्स बहुत जल्दी आ जाती थी, या फिर कई डेजर्ट वाले एरिया थे जहाँ पर ड्रॉट वो था हमेशा ही, तो लोगों ने इस वजह से भी मूव करना शुरू किया। कई ऐसे लोग थे जो कन्क्वायर करना चाहते थे, अपनी आर्मीज़ को लेकर आगे से आगे मार्च करना शुरू हुए। और कई लोग ऐसे थे जो लोग वैल्यूएबल गुड्स को लेना चाहते थे, तो वो भी प्लेस टू प्लेस जाने लगे। कई रिलीजियस टीचर्स थे जो अपनी टीचिंग्स को आगे से आगे फैलाने के लिए विलेज टू विलेज, प्लेसेस टू प्लेसेस जाने लगे। तो इस तरह से लोगों में आना जाना शुरू हुआ, लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया। कई लोग एडवेंचर के स्पिरिट से ट्रैवल करने लगे, तो और नई चीज़ों को डिस्कवर करना, ये सब चीज़ें करने के लिए लोगों ने क्या किया, ट्रैवल करना शुरू किया। आजकल लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? लाइक hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains, cross the seas. People from across the frontiers also came to the subcontinent and settled here. So these movements of people enriched our cultural traditions. देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लोग एक माउंटेन्स के थ्रू, पासेस के थ्रू ट्रैवल करना शुरू किया उन्होंने, वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में सेटल हुए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनका मिक्सअप होना शुरू हुआ। जिस तरह से अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर इस्लाम धर्म नहीं था, लेकिन जब इस्लामिक लोगों ने हमारे इंडिया में आना शुरू किया तो इस्लाम धर्म भी उनके साथ आया, तो अब हमारे देश में इस्लाम धर्म भी है। तो इस तरह से लोगों में रिलीजन का भी इस तरह से ही एक्सचेंज हुआ। तो अगर हम कुछ अब आके यहाँ पर ये पैराग्राफ बात करता है नेम्स ऑफ द लैंड। सो 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब यहाँ पर जगहों के नाम कैसे पड़े, ठीक है। तो देखो जो इंडिया वर्ड है, ठीक है, वो आता है इंडस से। इंडस किससे आता है? सिंधु से। संस्कृत में मतलब जो हमारी जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है उसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो उसी से ये शब्द निकला इंडस, ठीक है। सो जो ईरानियंस थे, ग्रीक्स थे, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से हमारे इंडिया की तरफ आए थे, वो लोग जो इंडस के बारे में जानते थे, तो जो इंडस वैली के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो उन लोगों को इंडोज कहने लगे। तो वो धीरे धीरे ही चेंज करते हुए हिंडोस बना। तो इस तरह से इस जगह को हिंदू भी कहा जाने लगा, यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदूज कहा जाने लगा। तो जो भारत है वो उन लोगों को कहा जाता था जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। तो भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेदा के अंदर है। ऋग्वेदा जो वैदिक पीरियड के टाइम पर कंपाइल किया गया था, कंपोज किया गया था। तो इस तरह से ये चीज़ों में धीरे धीरे चेंजेस आए। सो फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो हाथों से लिखी जाती थी। सो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इसको दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु, इसका जिसका मतलब है हाथ। सो दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये पाम के पत्ते पर लिखी जाती थी। और या फिर जो ट्रीज़ की जो बाक होती हैं, जो जिसमें आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, जो उसका जो छिलका होता है उसके ऊपर लिखी जाती थी।
तो इस तरह से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई जिनके थ्रू हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते थे। लेकिन कई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जो धीरे धीरे टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय हो गई या फिर उनको इंसेक्ट्स ने ख़त्म कर दिया। बट कुछ ऐसी थी जो सर्वाइव कर गई, जिनको टेम्पल्स में प्रिजर्व करके रखा गया, जो रिलीजियस बिलीव्स रखती थी या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बताती थी, किंग्स के बारे में बताती थी कि किंग्स ने किस तरह से राज किया, और मेडिसिन और साइंस के बारे में बताती थी। तो इस तरह से इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू भी हमने पास्ट को जाना। और कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी थे जो संस्कृत में लिखे गए या फिर प्राकृत भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा वो भाषा थी जिसको ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे। तो हमने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी इन चीज़ों को जाना। इंस्क्रिप्शंस क्या थे? जो किसी सरफेस पर लिखे जाते थे, यानी कि किसी सॉलिड सरफेस पर लिखे जाते थे, जैसे कि स्टोन या फिर मेटल्स। तो इनको मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस थे, इनको राजा जो है वो बनवाया करते थे। अपने किसी भी ऑर्डर को जब वो पास करते थे तो वो उन इंस्क्रिप्शंस को ऐसे बड़े बड़े मेटल्स या स्टोन्स पर बाहर लिखवाते थे, ताकि जो लोग हैं वो उनके ऑर्डर्स को समझें और उसको ओबे करें। तो इस तरह से, और कई ऐसे राजा ऐसे हुआ करते थे जो लोग अपनी उनकी बैटल में कोई विक्ट्री हुई है तो वो उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए, जैसे कि अशोका ने कई अपने इंस्क्रिप्शन दिखाए हैं जहाँ पर उसने कलिंग वॉर के बारे में भी दिखाया है। तो काफ़ी ऐसे राजा हुआ करते थे जो अपने बैटल्स में विक्ट्रीज़ को दिखाने के लिए भी इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करते थे। तो इन चीज़ों को किन्होंने समझा? जो आर्कियोलॉजिस्ट आए, धीरे धीरे जब उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, हमने जानना शुरू किया कि किस तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, किस तरह से पेंटिंग और स्कल्पचर्स हुआ करते थे। जब उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट मतलब होता है जब हम उसको धरती के अंदर से हमने निकालना शुरू किया। जब पुरानी सभ्यताएँ थी, उनका जो सामान था, जो भी इंस्क्रिप्शंस या फिर पोट्री या फिर उनकी जो भी बची हुई चीज़ें थी, उसको देखकर हमने जाँच पड़ताल करके इन चीज़ों को समझा है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों को ट्रांसलेट किया कि इन इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखा है, और उसके थ्रू ही हमने अपने पास्ट को समझा। तो जो ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं ना, ये एक इंस्क्रिप्शन है जो अराउंड 2250 साल पुराना है, कंधार का, अफ़गानिस्तान का। और इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। अशोका जो मौर्य साम्राज्य का राजा था, अशोक, उसने इसको इंस्क्राइब किया था। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने और भी कई चीज़ों का एग्जीक्यूशन किया, जिनको जाना, जैसे कि कई बोन्स थी एनिमल्स की, उसके थ्रू जाना गया कि किन एनिमल्स को पाला जाता था, किन एनिमल्स को खाया जाता था, और इस तरीके से चीज़ों को समझा। तो प्लांट्स कई ऐसे थे जिनके रिमेन्स अभी भी हमें मिलते हैं अर्थ के उसमें, जैसे कि उनके सीड्स हैं या फिर ग्रेनरीज जो हुआ करती थी, जैसे कि ग्रेनरीज वगैरह हुआ करती थी। तो उसके थ्रू भी जाना कि कौन सी फसलों को खाया जाता था और कौन सी फसलों को वहाँ पर मेनली खाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो हिस्टोरियंस या जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने पास्ट को इसी तरीके से समझा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, आर्कियोलॉजी के थ्रू। सो पास्ट के बारे में जानना कहीं ना कहीं इस तरह से हमें एक तरह से एडवेंचर के बारे में, एडवेंचरस रहा, और हमने इसको धीरे धीरे रिकन्स्ट्रक्ट किया, इन चीज़ों को डिटेक्ट किया, समझा, और इस तरह से हमने पास्ट को जाना है। सो अब हम बात करते हैं वन पास्ट और मैनी, मतलब यहाँ पर हमारा एक पास्ट है या फिर बहुत सारे पास्ट है। सो वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। हमारा पास्ट अलग है और कई लोगों का पास्ट अलग है, जैसे कि जो हर्डर्स या फार्मर्स रहा करते थे वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। किंग्स और क्वींस का पास्ट अलग है, मर्चेंट का पास्ट अलग है। तो इस तरह से अलग अलग, अब एक आम जनता जो यहाँ रहा करती थी उनका पास्ट अलग था। अब एक किंग है, अगर वो अपने पास्ट की बात करेगा तो वो अपने साम्राज्य की बात करेगा कि उसने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कैसे कैसे धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य में चेंजेस लाए। तो पास्ट बहुत अलग अलग है। So, also as is true even today, people follow different practices and customs. Practices and customs in different parts of the country. तो इस तरह से जो लोग हैं, हमारी अगर कंट्री इंडिया की बात की जाए तो अलग अलग एरियाज़ में लोगों ने अलग अलग कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है। So जो for example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. और by contrast most people living in cities depend on others for supply of food. So इस तरह से जो differences हैं
वो पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे, कि कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स थी और कुछ एरियाज़ में लोग फूड गैदरिंग ही करते रहते थे। तो इस तरह से पास्ट में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनको हम आगे धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरह से चेंजेस आए। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इस बात को क्लियर कर लें कि जो AD और BC है, इसका मतलब ये है कि जो BC है, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जीसस के जन्म लेने से पहले वाला जो सारा टाइम था उसको हम BC में लेते हैं, और जीसस के जन्म लेने के बाद जो सारा टाइम आया है वो AD। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि एक 0 ईयर ले लीजिए और 0 से पहले जो भी सारा टाइम पीरियड था उसका माइनस में लेते जाइए तो वो सारा BC है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको कहें कि 500 BC तो वो 500 साल पहले, 0 से 500 साल पहले, ठीक है। फिर अगर आपको कोई कहे 1000 BC तो मतलब 1000 साल पहले, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हुआ करती थी। और AD की बात करें तो वो 0 के बाद +1 +2 +3 ऐसे करते करते शुरू हुआ। तो इसको हम इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं कि जैसे जो CE है, AD की जगह CE यूज़ होता है, मतलब कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब कि जो नॉर्मली प्लस में होनी शुरू हुई, और जो उससे पहले वाला जो टाइम था जिसके बारे में हमें ढंग से नहीं पता तो हम उसको BC में कैलकुलेट करते हैं, BC की तरह से पढ़ते हैं। तो हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर के बारे में।